आइए इस वीडियो में हम इलास्टिसिटी को पढ़ेंगे। इलास्टिसिटी को हम हिंदी में लोच भी कहते हैं, है ना। हम यहाँ पे डिमांड साइड में इलास्टिसिटी देखेंगे, हम यहाँ सप्लाई साइड में इलास्टिसिटी देखेंगे। लेकिन ये करने से पहले हम समझें कि ये वर्ड इलास्टिक लोच आ कहाँ से रहा है। हम फिजिक्स में, भौतिकी में इलास्टिसिटी का यूज काफ़ी करते हैं। तो इसको समझने के लिए एक हम रबर बैंड ले लें जो कि माथे जूड़े में लगाया जाता है बाल को बांधने के लिए। अब ये हम मेंटल एक्सरसाइज करते हैं कि इस बैंड को एक जगह से काट देते हैं तो ये ऐसा लंबा हो जाएगा। अब दोनों तरफ से हम हल्के बल का प्रयोग करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो ये इसका लंबाई बढ़ जाएगा। तो बल लगाने से लंबाई में परिवर्तन हो रहा है। हम फिजिक्स में कहते हैं कि अगर थोड़ा बल लगाया जाए और लंबाई में बहुत परिवर्तन हो जाए तो ये मटेरियल जो है, ये जो पदार्थ है वो इलास्टिक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इकोनॉमिक्स में ला रहे हैं। हम समझे क्यों ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, इसको भी हम समझेंगे। तो हम इकोनॉमिक्स में न हमारे पास बल है, न हमारे पास मटेरियल है, हमारे पास क्या है, मात्रा है, क्वांटिटी है। हमारे पास प्राइस है जो कि मूल्य कहते हैं। अब मूल्य बदलने से मांगी जाने वाली मात्रा बदल जाती है और पूर्ति की जाने वाली मात्रा भी बदल जाती है। आइए एक बार फिर से इसको देख लें। कई बार हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे डिमांड है और यहाँ पे सप्लाई है, और ये आपका डिमांड हो गया और ये आपका सप्लाई हो गया, पी क्यू। अब पहले प्राइस यहाँ है, P1 कहिए, तो क्वांटिटी यहाँ है। अब प्राइस बदल गया P2, तो क्वांटिटी भी जो मांगी जाने वाली है क्वांटिटी भी बदल गया। वैसा ही हमारे सप्लाई साइड भी होगा। तो पहले कंफ्यूजन से बचने के लिए हम लोग सिर्फ डिमांड साइड में पहले एम्फेसाइज करेंगे, बाद में हम लोग सप्लाई साइड के लिए भी बात करेंगे। तो हम इकोनॉमिस्ट हैं, कभी कभी इसमें भी इंटरेस्टेड होते हैं कि प्राइस के बदलने से क्वांटिटी कितना बदल गया। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि इसमें डिमांड चेंज नहीं हो रहा है, उसी डिमांड कर्व पे हम हैं, लेकिन प्राइस बदल रहा है तो क्वांटिटी बदल जा रहा है। तो हम इंटरेस्टेड हैं, क्वांटिटी बदल जा रहा है। कहिए शुरू में हम स्टार्ट करते हैं PQ, P से, और जब P जो है सो P प्लस डेल्टा P हो जाता है तो क्वांटिटी जो है सो Q प्लस डेल्टा Q हो जाता है। तो क्या बदलाव आया, प्राइस में क्या बदलाव है, P से P प्लस डेल्टा P हो गया। मतलब बदलाव जो है वो है P प्लस डेल्टा P माइनस P, तो ये हो गया डेल्टा P बदलाव आया। उसी तरह हम क्वांटिटी में देखते हैं कि क्वांटिटी Q से Q प्लस डेल्टा Q है, तो बदलाव क्या आया, Q प्लस डेल्टा Q माइनस Q विच इज इक्वल टू डेल्टा Q। तो हम कह रहे हैं कि प्राइस जो है इफ डेल्टा P से बढ़ गया, चूंकि डिमांड घटता है, प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड घटता है, डिमांड नहीं क्वांटिटी डिमांडेड घटता है, तो प्राइस बढ़ा है तो डेल्टा Q से क्वांटिटी कम हो गया। तो हम इंटरेस्टेड हैं इस रेट को जानने में कि Q कैसे चेंज हो रहा है P से। तो हम बेसिकली डेल्टा Q बाई डेल्टा P निकालें तो हमें रेट पता चल जाएगा, है ना। रेट की जानकारी हो जाएगी कि प्राइस 1 रुपया बढ़ा तो क्वांटिटी कितना कम हो गया। मान लीजिए प्राइस 1 रुपया बढ़ा और क्वांटिटी 5 कम हो गया, तो यहाँ पे -5 हो गया। तो हम इसको कहेंगे कि 5 के रेट से प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी कम हो रहा है। बट एक बात है, चूंकि ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स में भी है, तो हम फिजिक्स में भी बात करते हैं, भौतिकी में, कि यूनिट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वांटिटी किलोग्राम में और प्राइस रुपीस में ले रहे हैं और उसके बाद किलोग्राम की जगह ग्राम में ले लेंगे तो ये रेशियो चेंज हो जाएगा। पहले काउंटिंग एक एक करके कर रहे हैं, डजन में कर रहे हैं, तो ये फिर अगेन चेंज हो जाएगा। तो इसकी वजह से हम लोग थोड़ा इलास्टिसिटी को स्लाइटली डिफरेंटली डिफाइन करते हैं। क्यों?
क्योंकि इसको हम यूनिट रहित बनाना चाहते हैं कि वो यूनिट पे डिपेंड नहीं करे। तो बड़ा आसान उपाय है कि हम इलास्टिसिटी को डिफाइन कर दें कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रतिशत में जो मांगी जाने वाली मात्रा में क्या बदलाव आ रही है जब हम मूल्य में भी 1% बदलाव लाते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। तो इस तरह से इलास्टिसिटी हम डिफाइन कर देते हैं। इस डेफिनेशन में हमें यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम रुपीस में मूल्य ले रहे हैं या यूएस डॉलर में ले रहे हैं, क्वांटिटी हम ग्राम में ले रहे हैं या हम किलोग्राम में ले रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो चेंज को हम क्या लिख सकते हैं, Q प्लस डेल्टा Q माइनस Q। चूंकि परसेंटेज है तो प्रोपोर्शनल की बात आ रही है तो Q से उसको डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तभी परसेंटेज चेंज की बात होगी। उसी तरह नीचे के साइड में भी आप ये कर दीजिए P प्लस डेल्टा P, जो कि बाद में प्राइस हुआ होता है, और जो पहले प्राइस है डिवाइडेड बाई P, क्योंकि P से ही बदलाव हो रहा होता है। तो ये अब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर वाला जो है वो परसेंटेज चेंज जो है वो मांग की जाने वाली मात्रा में है, और नीचे जो है वो परसेंटेज चेंज है वो प्राइस में है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी को चूंकि Q कैंसिल हो जाएगा, P कैंसिल हो जाएगा, 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा डेल Q बाई Q डिवाइडेड बाई डेल P बाई P। तो इसको हम ये भी कर सकते हैं कि प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल चेंज है, प्रोपोर्शन रेशियो में है, तो प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस, ये भी हो गया। अब इसको थोड़े दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं। इसको हम डेल Q जो है उसको हम डेल P से डिवाइड कर ले और इस P को ऊपर ले जाएं, तो ये हो गया P बाई Q। और ये क्या है, ये जो है डेल Q बाई P, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ये स्लोप है, ढलाव है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व है ना। इसको ये मांग वक्र का ढलाव है, मल्टीप्लाइड बाय जिस प्राइस पे, जिस मूल्य पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं और जिस क्वांटिटी पे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब कुछ बुक में ये हम जानते हैं, क्योंकि स्लोप जो है, क्योंकि डिमांड जो है एक नीचे की तरफ इसकी ढलाव है, तो स्लोप जो होगा हमेशा ही निगेटिव होगा। जब हमेशा ही निगेटिव होगा और अगर आप इलास्टिसिटी के लिए एक पॉजिटिव नंबर चाहते हैं तो यहाँ आप माइनस लगा सकते हैं। तो आप दोनों डेफिनेशन देखेंगे जिसमें यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, और ऐसा भी डेफिनेशन देखेंगे जिसमें माइनस नहीं लगा हुआ है। माइनस का सिर्फ यही मतलब है कि आए वाला जो नंबर, जो कैलकुलेट आने वाला जो नंबर हो रहा है वो पॉजिटिव है, इसके अलावा इसका और कोई माइनस का मतलब यहाँ पे नहीं है। क्योंकि ये ध्यान देना कन्वीनियंट होता है तो हम लोग भी यहाँ पे माइनस को रखेंगे, है ना। तो आइए हम लोग एक डिमांड कर्व का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं। ये रहा आपका, हम बार बार इसको यूज कर रहे हैं। ये है P, ये है Q, और यहाँ पे हम लोग जो है Q इज इक्वल टू 30 माइनस P लिख रहे हैं, है ना। हमने बात कहा था इसको अच्छे तरीके से लिखा जाए, सही तरीके से लिखा जाए तो ये डिमांड कर्व होता है। बट हम इससे भी समझ जाएंगे कि किस चीज की बात हो रही है। तो अगर Q जो है 30 माइनस P है तो P में थोड़ी बढ़ोतरी आई, P में थोड़ी बढ़ोतरी आई। कहिए कि P अगर जो है 1 यूनिट से बढ़ गया तो Q में क्या होगा, क्योंकि P यहाँ 1 यूनिट से, मान लीजिए कि पहले मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि P 5 है, तो P अगर 5 है तो Q 25 होगा, है ना, फॉर्मूले से।
अगर P में एक बढ़ोतरी आ गया, 5 से 6 हो गया तो Q 24 हो गया, 6 से 7 प्राइस हो गया तो Q 23 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि अगर प्राइस जो है 1 यूनिट से बढ़ता है तो क्वांटिटी 1 यूनिट से घट जाता है, और प्राइस अगर आधे यूनिट से बढ़ेगा तो क्वांटिटी आधे यूनिट से घट जाएगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि प्राइस में जो परिवर्तन है वो भी एक है, और मूल्य में भी जो परिवर्तन है वो भी एक है, और चूंकि दोनों दो डायरेक्शन में है तो ये जो एक माइनस रहेगा, एक यहाँ पे ये माइनस आएगा क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है और क्वांटिटी कम हो रहा है। तो डेल क्यू बाई डेल पी हमारा निकल गया, वो हो गया -1। अगर अब यहाँ पे निकालते हैं इस जगह पे जहाँ Q 25 है और P 5 है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, माइनस डेल क्यू बाई डेल पी, जो 1 के बराबर है, ये 1 के बराबर है, मल्टीप्लाइड बाई P बाई Q, 1 के नहीं -1 के बराबर है। और P किसके बराबर है, P जो है वो 5 के बराबर है और Q 25 के बराबर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं -1 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 25। यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1/5 आ गया। इसका क्या मतलब है कि अगर आपका प्राइस में 1% की बढ़ोतरी होती है तो क्वांटिटी में 1/5% की कमी हो जाएगी। क्वांटिटी डिमांडेड, मांग की जाने वाली जो क्वांटिटी है, मात्रा है, उसमें 1/5% की कमी आ जाएगी। यही इसका समझ है। थोड़ा एक जनरल केस ले लें। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं Q = A माइनस BP, है ना, अगर हमारा स्ट्रेट लाइन ही अभी है तो यहाँ से हमारा डेल क्यू बाई डेल पी पता चल जाएगा क्या स्लोप है। अगर P जो है 1 यूनिट से बढ़ रहा है तो Q जो है वो -B यूनिट से कम होगा। ये 1 से बढ़ा, A में कोई परिवर्तन नहीं है तो Q में -B और ज़्यादा जुट गया, सो Q जो है सो -B यूनिट से कम हो जाएगा। तो हम डेल क्यू बाई डेल पी जो है सो -B लिख सकते हैं। तो इलास्टिसिटी इस केस में आ जाएगा -B। वहाँ पे प्राइस क्या है वो देखना होगा और वहाँ पे क्वांटिटी क्या है वो क्या देखना होगा। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड BP0 डिवाइडेड बाई Q0 हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल लेंगे। अब हमारा कर्व अगर स्ट्रेट लाइन है, डिमांड एक स्ट्रेट लाइन है, तो बड़ा सिंपल है, हम देख लिए कि कैसे निकालेंगे। प्रॉब्लम तब आएगी जब हमें पता नहीं हो, जब हमारा कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं हो, कुछ हमारा कर्व इस तरह से आ रहा है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, और हमें निकालना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना, मांग की मूल्य लोच। यहाँ पे P0 है, Q0 है, कैसे निकालेंगे? सेम फॉर्मूला काम करेगा, वो यहाँ पे अगेन यही होगा, डेल क्यू बाई डेल पी मल्टीप्लाइड बाई P बाई Q। सो माइनस डेल क्यू बाई डेल पी हमें निकालना है। P यहाँ से पता है कि P0 है, Q पता है Q0 है, हमें ये स्लोप निकालना है। यहाँ पे स्लोप जो है बेसिकली डिमांड जो है सो ग्रीन कलर से दिया हुआ है। अगर हम इस स्ट्रेट लाइन, लाल कलर से दिए हुए स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल लें तो यहाँ पे दोनों का, इस बिंदु पे दोनों का स्लोप बराबर है और हमारा काम हो जाएगा। बट उसके लिए हमें कैलकुलस की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम वो रास्ता नहीं अपनाएंगे। हम अप्रोक्सीमेट कर लेंगे कि अगर P0 Q0 है और उसके बाद बदल करके हमारा P1 Q1 हो गया, तो हम अपने बेसिक प्रिंसिपल से जाएंगे। हमारा प्रोपोर्शनल चेंज क्वांटिटी में क्या हो रहा है, Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाई Q0, और प्राइस में क्या हो रहा है, P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाई P0, और यहाँ पे हम एक माइनस लगा देंगे क्योंकि ये चेंज और ये चेंज
दोनों दो डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो माइनस लगाने से हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। दूसरा तरीका ये है कि कभी कभी आप देखेंगे कि चूंकि Q1 और Q0 जैसे आप ऐसे देखिए इस कर्व में, अगर यहाँ और यहाँ की बात हो रही है तो बेसिकली हम ये ट्रायंगल बना ले रहे हैं। यहाँ पे आपका Q0 है, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे P0 है और यहाँ पे P1 है। तो इस ट्रायंगल का हम लोग स्लोप निकाल रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा दूर एक दूसरे से ये बिंदु होगा उतना ही ये ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन होगा। तो कभी कभी हम इससे बचने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि न्यूमरेटर तो वही रखते हैं, इसको मिड पॉइंट मेथड भी कहते हैं, मिड पॉइंट मेथड, मिड पॉइंट मेथड। इसमें डिनोमिनेटर तो यही रखते हैं Q1 माइनस Q0, बट न्यूमरेटर में Q0 की जगह हम ले लेते हैं Q0 प्लस Q1 बाई 2। सो इस पॉइंट से डिवाइड करने की बजाय दोनों का मिड पॉइंट ले लेते हैं, उससे डिवाइड करते हैं। ये ध्यान रखना है कि ऊपर में अगर मिड पॉइंट ले रहे हैं तो नीचे में भी हमें मिड पॉइंट लेना होगा, एंड डिवाइडेड बाई P1 प्लस P0 बाई 2। दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे और फॉर्मूला हमारा हो जाएगा Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाई P1 माइनस P0 मल्टीप्लाइड बाई P1 प्लस P0 डिवाइडेड बाई Q1 प्लस Q0। फिर से मैं एक बार लिख दूं क्योंकि ये थोड़ा यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा माइनस Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाई P1 माइनस P0 मल्टीप्लाइड बाई P1 प्लस P0 Q0 प्लस Q1। हम बेसिकली सबसे सही ये फॉर्मूला है, या ऊपर में जो हमने परसेंटेज में वाला बोला ये सबसे सही फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला हम यूज कर पाए तो सबसे अच्छा है, नहीं तो हम आगे ये फॉर्मूला कहेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मिड पॉइंट मेथड यूज कीजिए, तब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। आइए अब हम एक स्ट्रेट लाइन पे देखते हैं कि कैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बदल रही है। कैसे, आइए एक ये लेते हैं डिमांड कर्व, जो कि ऐसी दिखती है। हम इसको जानबूझकर इस बार थोड़े डिफरेंट तरीके से लिख देते हैं, P इज इक्वल टू A माइनस बी क्यू लिख देते हैं। ये ध्यान रहे ये इनवर्स डिमांड फंक्शन है ना। अगर सही तरीके से इसको करना चाहें तो हमें लिखना पड़ेगा बी क्यू इज इक्वल टू A माइनस पी, और यहाँ से ले b को दूसरे साइड ले जाएं, a बाई बी माइनस 1 बाई बी पी। और इससे भी ज़्यादा सही होगा कि q इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 0 कॉमा 1 a बाई बी माइनस p बाई बी, है ना। तो ये और ये सही है, सेम डिमांड कर्व को ही बता रहे हैं। ऑफ कोर्स सबसे सही रिप्रेजेंटेशन ये वाला है। तो यहाँ पे चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में कहीं भी हम स्लोप निकाल रहे हैं तो हमेशा स्लोप सेम ही आएगा, हर जगह स्लोप सेम ही आएगा और बिल्कुल सही आएगा, अप्रोक्सीमेशन की बात नहीं है। स्लोप जो है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी जो है हमेशा -1 बाई बी के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि पी अगर 1 यूनिट से बढ़ेगा तो क्यू जो है -1 बाई बी यूनिट से बढ़ेगा। तो स्ट्रेट लाइन में हमेशा यही स्लोप आ रहा है। अब हम इलास्टिसिटी निकाल लें, इलास्टिसिटी निकालें -1 बाई बी मल्टीप्लाइड बाई पी बाई क्यू, ये फॉर्मूला है। अगर हम ये पॉइंट को देखें तो हमारा पी क्या है, हमारा पी अगर इससे निकालेंगे, क्यू चूंकि 0 हो जा रहा है तो पी यहाँ पे ए है, और यहाँ पे पी चूंकि 0 हो जा रहा है, क्यू जो है सो ए बाई बी है। तो हम कह सकते हैं कि इस बिंदु को हम 0, a के द्वारा बता सकते हैं और इस बिंदु को a बाई बी 0 के द्वारा बता सकते हैं। तो देखें क्या इलास्टिसिटी होगा इस बिंदु पे। चूंकि इस बिंदु पे
-1/b सेम रहेगा, पी ए है, क्यू 0 है। सो किसी भी चीज़ को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इन्फिनिटी। सो यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी इन्फिनिटी रहेगा। यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी क्या रहेगा? चूंकि वहाँ पे स्लोप तो सेम ही है, -1/b। p क्या है? p जो है सो 0 है, q जो है सो a/b है, तो ये आ जाएगा आपका 0। सो ये यहाँ पे 0 आएगा। एक मिड पॉइंट पे निकाल लें। मिड पॉइंट पे क्या हो रहा है? मिड पॉइंट कैसे होगा? मिड पॉइंट देखेंगे, ये दोनों का मिड पॉइंट जो है सो a/2 b कॉमा a/2 से आएगा। प्राइस जो है सो 0 से a के बीच में वैरी कर रहा है, तो जब प्राइस a/2 होता है, देख लीजिए यहाँ से और यहाँ से भी देख सकते हैं, प्राइस जब a/2 होता है, q क्या होगा? a/b माइनस प्राइस जो है सो a/2 है, माइनस a/2, और पहले से नीचे में b है तो हो गया a/2b। सो a/2b आया। और वहाँ पे हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा -1/b, है ना। p क्या है? a/2 है, और ये डिवाइडेड है a/2b से। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1। अब माइनस से 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि माइनस स्लोप जो है सो प्लस रह रहा है, तो स्लोप यहाँ पे प्लस है, तो ये 1 आएगा। तो आप ध्यान देंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी जो है यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी तक वैरी कर रही है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए। ऐसे भी समझने वाली बात है, जो हमने फॉर्मूला लिखा है, क्योंकि माइनस साइन दिया है फॉर्मूले में, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो जब भी होगा वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में वैरी करेगा। और हम स्ट्रेट लाइन पे देख रहे हैं कि हमेशा ये जो है सो 0 से इन्फिनिटी के बीच में वैरी कर रहा है। जब भी स्ट्रेट लाइन होगा, यही हमारा इन्वर्स डिमांड फंक्शन होगा, तो ये हमेशा के लिए सही है, जो हमने डिराइव किया है कि जहाँ पे डिमांड कर्व एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, क्षैतिज अक्ष को टच कर रहा है, वहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी 0 है। जहाँ पे डिमांड कर्व ऊर्ध्वाधर कर्व को टच कर रहा है, यहाँ पे वो प्राइस इलास्टिसिटी इन्फिनिटी है, और बीच में ये 1 है। तो इस चीज को हम ध्यान में रखें। आगे के वीडियो में इसी में थोड़े और डिटेल में हम जाएंगे।